मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार मैं फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल KIM@STUDY FOR STUDENT में स्वागत करती हूँ। और आज एक नए टॉपिक के विषय में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को लगातार देखिए बच्चों। आपको बहुत ही यूज़फुल टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊंगी और ये बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बिना स्किप के वीडियो को लगातार देखिए। अगर आप बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए लगातार देखिए वीडियो। आज बच्चों मैं बताऊंगी आप लोगों को बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल मैंने आप लोगों को बच्चों नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले जो वीडियो बनाया था प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था बच्चों कि जो है, और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले जो है बच्चों बताना चाहूँगी कि एक ट्रिक मैं इसमें बताऊँगी जिससे कि आप लोगों को बोर का परमाणु मॉडल याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप लोग को बिल्कुल भी इसको रटना नहीं पड़ेगा, बस आप समझ लेंगे तुरंत आपको ये याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। तो बच्चों वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखिए। तो मैंने बताया था पहले कि जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन दोनों के परमाणु मॉडल के बाद जो है नील्स बोर ने 1913 में, नील्स बोर जो थे इन्होंने 1913 में रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल, जो रदरफोर्ड का पहले नाभिकीय मॉडल था उसका एक संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। जो बोर थे उन्होंने क्या किया कि एक क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, इसीलिए इसका क्या कहा गया, बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। इन्होंने क्या कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा को अवशोषण करते हैं वो लगातार नहीं करते हैं। अगर ऊर्जा को लगातार नहीं छोड़ते हैं, लगातार अवशोषित नहीं करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं, पैकेट के रूप में करते हैं। इस पैकेट को इन्होंने क्या कहा, E=h²। ठीक है, ये जो है इसको क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। और जहाँ पर E क्या है, किसी भी उसकी ऊर्जा है, क्वांटम की ऊर्जा है, और H क्या है, H एक कांस्टेंट है जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और न्यू क्या है, यहाँ पे इसकी म्यू, यहाँ पे ये इसकी आवृत्ति है। ठीक है, इसका जो H का जो मान होता है वो कितना है, 6.63 × 10⁻27 अर्ग प्रति सेकेंड। इन्होंने क्या किया बच्चों कि थोड़ा सा उसमें संशोधन कर दिया बोर के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, और अपना एक नया मॉडल विकसित किया। उस मॉडल में क्या था कि जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं जो है नहीं है, लगातार सतत रूप में वो चक्कर लगाते थे। इस तरह से ऐसे वो चक्कर लगाते थे बच्चों, ऐसे। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा और कंटिन्यूअसली, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। ये बताया था किसने, रदरफोर्ड ने बताया था। तो इसके बाद बोर ने क्या कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसी कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्थिर कक्षाएं कहते हैं। स्थिर कक्षाओं का मतलब क्या है बच्चों, जैसे देखो ये अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक अलग अलग कक्षाएं हैं, इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। इसको हम बात अभी आगे बताएंगे। इसको हम K से डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं, ये M से, ये N से। ऐसे है जो है इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। पहले वाले जो नाभिक के जितने नज़दीक होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा दूर होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। मीन्स अगर लगातार इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाए रहेंगे, अपने ही कक्षा में अगर रहेंगे, तो वे ऊर्जा का उत्सर्जन क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो है नाभिक और निचली कक्षा में नहीं आएंगे, और इसके बाद निचली कक्षा से न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे। तो ये अपनी ही कक्षा में लगातार चक्कर लगाते हैं जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि अस्थायी कक्षाओं में इसको बता चुके हैं मैं। अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होता है, H/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होगा कि अगर जैसे 1 H/2
2 पाई, 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूरा ये गुणज हो गया, तो जहाँ 1 2 3 इसका ये क्या है, नंबर ऑफ द ऑर्बिट्स है। यहाँ जो 1 है, 2 है और 3 है, ये ऑर्बिटों की क्या हो गई, संख्या हो गई। नंबर ऑफ द ऑर्बिट इसको कहा गया। इसको हमने जो है कक्षाओं की संख्या डिनोट की गई। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, वेग v तथा उनका जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है, इसके द्वारा हमने एक सूत्र के फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया, mv/r = nh/2 पाई। यहाँ पे m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस, मतलब कि यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की क्या होगी, दूरी। तो ये डिस्टेंस r हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। जो इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा, उसकी दूरी, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, नज़दीक होगा, तो यहाँ पे r का मान कम होगा। यहाँ पे r का मान इस वाली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए r का मान ज़्यादा होगा, और उसके बाद इस वाली कक्षा के लिए r का मान क्या होगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा। इस कक्षाओं को किससे डिनोट किया गया, जो नाभिक के बिल्कुल नज़दीक था उसको k से, और उसके बाद वाली कक्षा को l से, उसके बाद वाली कक्षा को m से, फिर उसके बाद वाली कक्षा को किससे डिनोट किया गया, n से डिनोट किया गया। इसी तरह से बच्चों, जब ये जो है n का मान जो होता है वो अधिक, r का मान भी, अगर n का मान अधिक है तो r का मान भी क्या होगा, अधिक। अभी हमने बताया कि जो n का मान का मतलब अगर पहली कक्षा में है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी। लेकिन n का मान अगर 4 हो जाएगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना। तो इसीलिए अगर n का मान अधिक होगा तो r का मान भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। बच्चों जो है, अगर ये लगातार जो है, अगर ये चक्कर लगा रहे हैं, तो अगर इस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो अगर यहाँ से इनको यहाँ जंप करना होगा तो इसका क्या होगा, यहाँ की एनर्जी कम होगी, यहाँ की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें जंप करेंगे तो ऊर्जा को ये क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। तो यहाँ पे उत्सर्जित ऊर्जा के लिए E2 - C1 = hν, ये फार्मूला हो जाएगा। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे ΔE = hν, मतलब ये ऊर्जाओं का क्या हो गया, अंतर हो गया। तो जब इसमें ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे तो नीचे वाली कक्षा में आ जाएंगे, और नीचे वाली कक्षा से अगर ऊपर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जाना होगा चक्कर लगाने के लिए, तो ये क्या करेगा, तो ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है बच्चों, कम है, और इसकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। तो जब ये इस हर एक ऑर्बिट की जो है ऊर्जा निश्चित है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ऊर्जा को गेन करेगा तभी जो है इस कक्षा में चक्कर लगा पाएगा। तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, E2 - C1 = hν। E2 क्या हो जाएगा, दोनों ऊर्जाओं का अंतर, मतलब इस कक्षा से इस कक्षा में जाने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसका ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और hν हमने पहले बताया था, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन जो वो hν के रूप में, पैकेट के रूप में चलते हैं, ये हमें कंटिन्यूअस नहीं चलते हैं। तो इसीलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल हुआ और बोर का परमाणु मॉडल आगे आया। इसमें भी कुछ कमी पाई गई जो है, इसीलिए इनके मॉडल में भी संशोधन हुआ, उसको हम आगे बच्चों बाद में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ प्यार दीजिए अपना, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए प्रेरित करूं बच्चों। और सब्सक्राइब दीजिए बच्चों प्लीज़, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं आपके पास शेयर करती रहूं बच्चों। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक क्या है बच्चों की, लगातार अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने से अधिक कोष में चक्कर लगाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी। और अगर जो है अपने से नीचे वाली कक्षा में चक्कर लगाना होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी। बच्चों ये ट्रिक है, आप वीडियो को प्लीज़ प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और मेरे चैनल KEM @study4student को एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।